देखो बच्चों, अपनी पोएम चल रही थी इफ, कंपोज्ड बाई रुडयार्ड किपलिंग। इसमें देखो बच्चों, पहला स्टेंजा आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, दूसरा स्टेंजा अपना कंप्लीट हो चुका था, और तीसरा स्टेंजा मैंने स्टार्ट किया था और थोड़ा सा उसके बारे में बताया था। पहली लाइन देखना, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स। आप जानते हैं बच्चों, WIN, विन यानी क्या होता है? जीतना। और जब आपने इसमें ING जोड़ा तो ये हो गया NNING, विनिंग्स। यहां इसका मतलब होगा बच्चों, ऑल योर विक्टरीज, आपकी सारी जीतें, या आप कह सकते हैं ऑल योर अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स, एक शब्द आया है हीप, ये होता है बच्चों HEAP, हीप। ठीक है, तो ये जो हीप है, इसका मीनिंग होता है पाइल। पाइल का मतलब होता है ढेर किसी चीज का। इस लाइन के अंदर पोएट आपको ये कहना चाहता है कि इफ यू आर केपेबल टू मेक ए पाइल ऑफ ऑल योर अचीवमेंट्स, अगर आप अपनी सभी उपलब्धियों का एक ढेर बनाने में सक्षम हैं। वो एक्चुअली यूँ कहना चाहते हैं कि आप चाहे कितनी उपलब्धियां अर्जित कर लें। एक बात ये भी समझे बच्चों कि वर्ब में जब आप ING जोड़ते हैं तो बच्चों वो नाउन का काम करता है, एंड सच ए टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए नाउन बाई एडिंग ING इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज नॉन एज जिरंड। इस प्रकार की जो बनावट होती है बच्चों, से आप जिरंड कहते हैं। जिरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, और वह हमेशा नाउन का फंक्शन करता है, एंड दैट ऑलवेज फंक्शंस एज ए नाउन, और वह सदैव नाउन की तरह कार्य करता है। ओके, तो देखना, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स का मतलब ये हुआ कि इफ यू आर एबल टू कलेक्ट, इफ यू आर एबल टू गैदर ऑल योर अचीवमेंट्स, अगर आप अपनी तमाम उपलब्धियों को गैदर करने में या इकट्ठा करने में सक्षम हैं, एंड रिस्क इट है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक गीता के सार की बात कही गई है। गीता सार है, ये गीता में कहा गया है कि निष्काम भाव से वस्तुओं का संग्रह कीजिए। ध्यान से सुनना, क्या कहा मैंने? निष्काम भाव से चीजों का संग्रह कीजिए, और आवश्यकता पड़ने पर, है ना, नहीं, पूर्ण मनोयोग से वस्तुओं का संग्रह कीजिए, और आवश्यकता पड़ने पर निष्काम भाव से उन्हें लुटा दीजिए। बात को दोबारा समझें, पूर्ण मनोयोग से वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, धन का संग्रह करना चाहिए, लेकिन ऐसा मक्खी चूस नहीं बनना चाहिए कि जब आवश्यकता पड़ी है तब भी आप उस पेशे को जो है मुट्ठी में दबाए बैठे। जब आपको जरूरत हो, जब उस पेशे का सदुपयोग हो रहा हो, तो ऐसे स्थान पर उस पेशे के प्रति, उन उपलब्धियों के प्रति आपको मोह नहीं रखना चाहिए, और निष्काम भाव से अपनी सारी उपलब्धियां जनसाधारण में बांट देनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा, अखबार में कई बार पढ़ा होगा, एक करोड़पति अरबपति पूरे जीवन में काफी परिश्रम करके बहुत सारा पैसा कमाता है, तभी तो करोड़पति अरबपति बनता है। और फिर आपने देखा, आप देखते हैं अखबार में आपको पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने कोई किसी चैरिटी इंस्टीट्यूट को, या कोई बाल विकास के कार्य हेतु, या किसी विधवाओं या महिला विकास के कार्य हेतु, या जो वृद्धाश्रम वगैरह है, पाठशाला, हॉस्पिटल इत्यादि जन कल्याण के कार्यों में वो लोग क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बना करके दे देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा बच्चों इसीलिए करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वस्तुओं का संग्रह करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको ईश्वर ने जन्म दिया है तो आपको उपलब्धियां अर्जित भी करनी चाहिए। आपको ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, आपको ईश्वर ने इतना स्वस्थ शरीर दिया है, साउंड माइंड, साउंड बॉडी अगर आपको दी गई है, तो आपको वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। यू शुड अचीव थिंग्स, आपको चीजें अर्जित करनी चाहिए, आपको लब्धियां अर्जित करनी चाहिए, परंतु जब उनकी आवश्यकता हो, आवश्यकता पड़ने पर निष्काम भाव से, निर्मोही भाव से उन्हें लुटा देना चाहिए। उन वस्तुओं के प्रति, उन रिश्तों के प्रति, क्या कहा मैंने, उन वस्तुओं के प्रति, उन रिश्तों के प्रति, उन लब्धियों के प्रति आपके मन में मोह नहीं होना चाहिए। तनुधारियों का बस यहाँ पर 4 दिन का मेल है, इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। ये जयद्रथ वध की पंक्ति है, गायत्री शरण गुप्त ने लिखी है। तो हमें चीजें इकट्ठी करनी है, परंतु इनके प्रति हमें मोह नहीं रखना चाहिए। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स का मतलब ये हुआ कि अगर आप कई उपलब्धियां इकट्ठी कर सकते हो, जीवन में कई प्रकार की उपलब्धियों को अर्जित कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। एंड रिस्क इट, और इसे दांव पे लगा सकते हो। आपको पता, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए के ऊपर क्या दांव पे लगाया था? सब कुछ दांव पे लगा दिया, भाइयों को दांव पे लगा दिया, राज्य को दांव पे लगा दिया, और यहां तक कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी दांव पे लगा दिया।
फिर भी युधिष्ठिर ने अपना बैलेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोया। उनके साथ वो सब हुआ जो अप्रत्याशित था, जो अमानवीय था। बट इन दैट सिचुएशन टू, परंतु उस परिस्थिति में भी ही डिड नॉट लॉस द बैलेंस ऑफ हिज माइंड, उन्होंने अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोया और नए सिरे से संघर्ष किया, नए सिरे से मेहनत की और पुनः हस्तिनापुर का जो राज सिंहासन है जिससे उनको वंचित कर दिया गया था, उसको अंत में उन्होंने प्राप्त किया और उन सारे आतताइयों को दंड दिया, उन सारे सितमगरों को उन्होंने दंड दिया जिन्होंने उनके ऊपर सितम ढाए थे, जिन्होंने उनके ऊपर जुल्म किए थे। ठीक है, तो एंड रिस्क इट, और आप इसे दांव पे लगा सको और वन टर्न का मतलब एक ही बज्जी में, एक ही बाजी के अंदर अगर आप उन सब चीजों को क्या कर सको, एक ही बाजी में अगर आप उन सबको दांव पे लगा सको। और पिच एंड टॉस बताया था बच्चों, सिक्का यूं फेंकते हैं आप और कहते हैं साहब ऐसी बात है हेड एंड टेल, अंग्रेजी में कहते हैं हेड एंड टेल, लेकिन हम जो गाँव के अंदर तो हम उसे चिटपुट कहते हैं, यू नो, चिटपुट, चिट आई तो तेरी, पुट आई तो मेरी। अभी तो बाजी पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन लक। जब आप कोई मैच शुरू करते हैं तो आप टॉस करते हैं, यू नो, और टॉस में यह है कि अगर मान लो अशोक स्तंभ आ रहा है ना, हेड एंड टेल, तो वो आपका है और पीछे पेशे वाला पार्ट आ रहा है तो मेरा है। अब आपने फेंका तो इसमें न तो आप कुछ कर सकते हैं न मैं कुछ कर सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन लक, इट टोटली डिपेंड्स ऑन लक। ये तो पूरी तरह सर्वथा भाग्य पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है बच्चों कि आप पूरे मनोयोग के साथ अपने तन मन को समर्पित करके वस्तुओं का संग्रह करते हैं तथा उन्हें दांव पर लगा देते हैं ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। और पिच एंड टॉस का मतलब बच्चों आप दांव की जो मतलब एक ही बाजी में क्या करते हैं, आप उन सब चीजों को भाग्य के भरोसे दांव पे लगा देते हैं। पिच एंड टॉस का मतलब एक तरह से भाग्य के भरोसे, क्योंकि बच्चों पिच एंड टॉस एक प्रक्रिया है और इसका परिणाम भाग्य पर निर्भर करता है। तो भाग्य के भरोसे अगर आप इन सब चीजों को दांव पर लगा देते हैं, और बात यही नहीं है कि लगा देते हैं, आप बाजी हार भी जाते हैं। आपने जुआ खेला, जुआ खेलने का मेरा कहने का मतलब जुआ से मतलब जुआ नहीं है, क्योंकि जुआ तो बहुत बुरी चीज है, जुआ तो बहुत बुरी चीज है। जुआ शब्द को से तो विद्यार्थियों को सकोच दूर रहना चाहिए। जुआ से मतलब जिंदगी में बच्चों हम कोई रिस्क लेते हैं, वो एक जुआ होता है। हम खेत के अंदर बीज बोते हैं, एक जुआ है। ये इसलिए जुआ है क्योंकि बीज तो आपने बो दिया और 10-5 हज़ार रुपये का खर्चा भी आ गया, परंतु बच्चों ये जुआई तो अगर बारिश नहीं आई तो, अगर बड़ी मेरा मतलब ओले गिर गए, हेल स्टोन्स आ गए हैं तो, मेरा मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई और आपका सारा किया धरा गुड़ गोबर हो गया, ये रिस्क तो रहती है ना, लेकिन उसके बावजूद आदमी रिस्क लेता भी तो है। यही जुआ है, जोखिम को ही जुआ कहते हैं। आदमी मोटरसाइकिल चलाता है तो इस बात की पूरी जोखिम रहती है नहीं कि कोई सामने वाला व्यक्ति आपको टक्कर भी मार सकता है, पीछे से मार दे, आगे से मार दे, लेकिन क्या इस खतरे के डर से आप मोटरसाइकिल चलाना छोड़ देंगे? जीवन तो फिर भी चलेगा। जिंदगी में बच्चों जोखिम उठाने को ही जुआ कह रहा हूं मैं। मेरी बात का अर्थ समझे, मैं गैम्बलिंग से मेरा तात्पर्य केवल रिस्क से है। अगर आप फिर रिस्क उठाते हैं, एंड आगे दिया गया बच्चों एंड लॉज, और न केवल आप एक ही बाजी में अपनी सब समस्त चीजों को दांव पर लगाने की जोखिम उठाते हैं, अपितु आप मुकाबला हार जाते हैं। आप अपना सब कुछ खो देते हैं, वो सब कुछ जो आपने पूर्ण मनोयोग से तन मन धन समर्पित करके, इतना परिश्रम करके, जीवन भर की निष्ठा लगा करके जो उपलब्धियां आपने अर्जित की थी, वो सारी उपलब्धियां आप खो देते हैं। अब आपके दिल पे क्या गुजरे? हार्ट अटैक आ जाए, मूर्छित हो जाए आदमी। तो जो मूर्छित हो जाए वो कायर लोग होते हैं, जो मूर्छित हो जाए वो कायर लोग होते हैं। बच्चन अपनी कविता में कहता है कि वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सब बात। तो प्यालों के ऊपर, घड़ों के ऊपर जो मोह रखता है, जीवन के औजारों के ऊपर, जीवन की लब्धियों के ऊपर जो व्यक्ति मोह रखता है, वो तो कायर है। अगर आप खो देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो यही बताया गया है एंड लॉज एंड स्टार्ट अगेन एंड यू री अगेन एट योर बिगिनिंग्स। और आप क्या करते हैं? शुरुआत से जीवन की जंग को फिर शुरू कर देते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति शब्दकोश लिख रहा था और कई सालों के विद्वान था, तो कई सालों की तपस्या के बाद उसने शब्दकोश लिखा। एक बार उसकी पत्नी के उसके थोड़ी झड़प हो गई, पत्नी को गुस्सा आ गया और पत्नी ने उसके द्वारा बनाया हुआ सारा शब्दकोश जला दिया। जब उससे पूछा गया कि आपकी बरसों की मेहनत जला दी गई है, अब आप क्या करेंगे? उसने एक ही जवाब दिया, नए सिरे से फिर शुरू करूंगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग अंग्रेजी के बहुत अच्छे पोएट हैं, बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने,
परंतु उनकी एक पंक्ति मुझे बेहद पसंद है, वह है आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। ये लाइन है उनकी, आई वॉज एवर ए फाइटर, वो कहता मैं जिंदगी में सदैव एक फाइटर रहा हूं, सो वन फाइट मोर, इसलिए एक जंग और, द बेस्ट एंड द लास्ट, द बेस्ट एंड द लास्ट। और इस बार जो प्रयास होगा, वो प्रयत्न को युद्ध कहता है, इस बार जो प्रयत्न होगा वो सबसे अच्छा होगा, और ईश्वर ने चाहा तो अंतिम होगा, क्योंकि मैं जो चाहता हूं उसको अर्जित कर ही लूंगा। एंड लॉज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और शुरू से आप जीवन की जितनी भी आपकी उपलब्धियां हैं उन सबको एक ही बार में जो है उनको दांव पर लगाने की जोखिम उठाते हैं, और दुर्भाग्यवश आप हार जाते हैं। तब आप क्या करते हैं? तब आपको क्या करना चाहिए? तब अगर आप जो है बलटूट नहीं होते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, डिसअपॉइंटेड नहीं होते हैं, बल्कि एक युद्ध और, एक प्रयास और, इस नारे को अपनाते हुए यू रीस्टार्ट फ्रॉम योर बिगिनिंग। शुरुआत से ही क्या करते हैं आप? फिर दोबारा शुरू करते हैं, शुरुआत से ही फिर दोबारा शुरू करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं, एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस। और मजे की बात यह है कि आप एक शब्द भी नहीं निकालते हैं अपने नुकसान के बारे में। यह एक बच्चों एक बात समझना, एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड। आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो एंड नेवर है, इसके बाद आनी तो वर्ब चाहिए थी। जैसे आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। आई नेवर चीट अदर्स, मैं कभी दूसरों को धोखा नहीं देता हूं। नेवर तो एडवर्ब है, और इसके बाद जो शब्द है बच्चों, वो तो वर्ब आना चाहिए था, लेकिन आप देखते हैं ये तो वर्ब नहीं है। इसका मतलब तो सांस, इसका मतलब तो है बच्चों श्वास। श्वास भी कहते हैं, सांस भी कहते हैं, वो इसका मीनिंग तो इसे वर्ब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे वर्ब बनाने के लिए बच्चों इसमें ई जोड़ना पड़ेगा। अब इसका उच्चारण होगा ब्रेद। पहले इसका उच्चारण क्या था? ब्रीथ। अब क्या है? ब्रेद है। तो जहां तक मेरी समझ है, ये जो वर्ड है बच्चों, इस वर्ड को वर्ब होना चाहिए, इस शब्द को वर्ब होना चाहिए। एंड लॉज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ ए वर्ड अबाउट योर लॉस। और अपने नुकसान के बारे में, जो क्षति आपको हो गई है, जो बर्बादी आपकी हो गई है, उसके बारे में आप न तो शिकवा करते हैं और न शिकायत करते हैं। आप अपनी जबान के ऊपर अपने नुकसान के बारे में एक भी शिकायती लफ्ज नहीं लाते हैं। न तो आप शिकवा करते हैं, न आप गिला करते हैं, न तो गिला करते हैं और न शिकवा करते हैं, न शिकायत करते हैं। और क्या करते हैं आप? इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, इफ यू कैन फोर्स का मतलब होता है बच्चों बलपूर्वक काम में लगा देना, इंगेज। इफ यू इंगेज योर हार्ट, और ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने टूटे हुए दिल को, ऐसी परिस्थिति में भी आप अपने टूटे हुए दिल को फिर से काम में लगा देते हैं कि नहीं, मैं दोबारा नए सिरे से प्रयास करूंगा, और जो कुछ मैंने खो दिया है वो सब मैं पुनः प्राप्त करूंगा। बच्चों, महाराणा प्रताप जो थे, आप जानते हैं जीवन में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। अकबर ने 30,000 निर्दोष लोगों को चित्तौड़ के किले में जलवा दिया था, है ना, और चित्तौड़ का किला फतेह कर लिया था। अकबर मानव नहीं था, वो एक साक्षात दानव था, और उस दानव ने इतना नुकसान किया, इतना मतलब विनाश का इतना तांडव नृत्य करवाया, और प्रताप को महलों से निर्वासित कर दिया गया। एक स्थिति तो ऐसी आ गई, वो कविता पढ़ी है आपने, हरे घास री रोटी जद बन बिलवड़ू ले भाइयों, नानी शोमरियो चीप पड़ियो राणा रोसो दुख जाइयो। परंतु उनमें इतनी जिज्जीविशा थी, उनमें जीने की इतनी तमन्ना थी, उनका विल पावर इतना मजबूत था कि उन्होंने नए सिरे से अपनी सेना का पुनः गठन किया, नए सिरे से उन्होंने सब उपलब्धियों को अर्जित किया। और कहते एक एक करके अकबर के द्वारा फतेह किए गए करीब करीब सारे किले उन्होंने वापस फतेह कर लिए थे। और असामयिक मृत्यु अगर नहीं हुई होती तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बचे हुए किले हैं, एक या दो बच गए थे मेरे हिसाब से, चित्तौड़ और मांडवगढ़ वाला, तो उनको भी जो है वो निश्चित रूप से फतेह कर लेते। ऐसा आप में जुनून होना चाहिए, ऐसा विल पावर आप में होना चाहिए। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू। देखो बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया, सिन्यू शब्द जो है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं स्नायु, स्नायु तंत्र। ये जो हमारी मांसपेशी है, सिन्यू और स्नायु वितरित शब्द है, अकेडमी, अकादमी, टेक्निक, तकनीक, यू नो। तो यहाँ बता रहा हूं मैं, इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, इसका मतलब अगर आप अपने हृदय को, तन और समस्त शक्ति व अन्य साधनों को, मेरा मतलब तन मन धन, यहां पर इसका मतलब ये हुआ योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू का मतलब लिख लो तन मन धन। अगर आप अपने तन मन और धन को पूरी तरह लगा देते हैं टू सर्व योर टर्न, यानी जो आपकी बारी है, आपकी जो बारी है, उस बारी को सर्व करने के लिए, लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जबकि दे आर गॉन। यहां देशे मतलब क्या है बच्चों? यहां देशे मतलब यह है
कि आप जबकि आपका तन मन और धन पूरी तरह क्षीण हो चुके हों, उन्हीं को देखा गया है यहां पर। जब आपका तन मन धन और पूरी तरह क्षीण हो गए हों, तब भी आप उनको वापस अपनी बारी आने पर, अपना टर्न आने पर, अपने लक्ष्य को अर्जित करने के लिए तब भी जो आप उनको वापस काम में लगा देते हैं। लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, लॉन्ग आफ्टर दे आर एग्जॉस्टेड, जबकि वे पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तन मन धन पूरी तरह आपका क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्षत विक्षत हो जाता है, तब भी आप अपने मनोबल से उन चीजों को वापस जोड़ते हैं और जोड़ करके वापस अगर उनको काम पर लगा देते हैं। एंड सो होल्ड ऑन, और लगे रहो। एंड सो होल्ड ऑन, और आप लगे रहते हैं। होल्ड ऑन का मतलब होता है बच्चों लगे रहते हैं। और अगर आप अपने काम में लगे रहते हैं, व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, जब आपके अंदर कुछ नहीं बचता है, जब न तो आपके पास में कोई संपत्ति शेष रहती है और केवल आपका जो विल पावर है, वो विल पावर आपके पास रहता है। मेरा मतलब जब आप में कुछ नहीं रहता, आप शक्ति से निशेष हो जाते हैं, शक्ति खत्म हो जाती है, अन्य साधन समाप्त हो जाते हैं, पूरी तरह से जो है परिस्थितियां आपकी प्रतिकूल हो जाती है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी, इफ यू होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, ऐसी परिस्थितियों में भी इफ यू कैरी ऑन, अगर आप काम में लगे रहते हैं, अपने काम को जारी रखते हैं, एक शब्द विल, और आपके अंदर कुछ नहीं बचा है, आपके तन में ताकत नहीं बची है, आपके पास धन नहीं बचा है, आपके पास केवल अगर कुछ बचा है तो हिमाकत बची है। हिमाकत से मतलब विल पावर बचा है, केवल हिम्मत बची है, एक्सेप्ट द विल, केवल आपके पास में वो मनोबल बचा है। मनोबल विशेष टू देम, जो उन्हें कहता है, किन्हें कहता है? वो मनोबल तुम्हारे तन मन और धन को कहता है। वो मनोबल तुम्हारी उन टूटी हुई समस्त शक्तियों और समस्त साधनों से कहता है। क्या कहता है? होल्ड ऑन, काम में लगे रहो। होल्ड ऑन, काम में लगे रहो, कभी तो लहर आएगी। तो इस तरीके से बच्चों हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। तो बच्चों पहला स्टेंजा अच्छे से क्लियर किया है मैंने, दूसरा स्टेंजा अच्छे से क्लियर किया है, और मेरे हिसाब से तीसरे स्टेंजे में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई, एक एक चीज आपको समझा दी गई है ना। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड एंड कीप योर वर्च्यू, इस लाइन में बच्चों ये कहा गया है कि ये तो जीवन है। संतोष आनंद अपने एक गीत में लिखता, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चढ़ना जी, कोई दिन लाडू कोई दिन पेड़ा, और कोई दिन फाका करना जी। तात्पर्य यह है कि कभी तो आपको कॉमन मैन, आम आदमी के संग दिन बिताने पड़ते हैं, और कभी जब आपके दिन फिरते हैं तो राजे महाराजे ऐसे लोगों की संग में आप रहते हैं। लेकिन बच्चों सच्चा इंसान वो होता है जो सुख में तो ज्यादा गर्वोन्नत न हो, दर्पोन्नत न हो, और जो दुख में पूरी तरह से टूटे नहीं, जो सुख में न सुख माने और न दुख माने, जो सुख मतलब जब सुख आता है तो उसको सुखाभिमान नहीं होता है, और जब दुख आता है तो दुख से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। ऐसा आदमी जो है वो सच्चा आदमी है। इस अंतिम स्टेज में बच्चों बात ये कही गई है कि अगर आपके दिन ऐसे आ जाएं कि आप बिल्कुल गरीबों के साथ रहे, फाके करने के दिन आपके आ जाए, फाका करना का मतलब भूखा रह जाना, पेट भर खाना नहीं खाता आदमी, हम कहते हैं फाका किया इसने, फाका कशी। तो अगर ऐसे दिन भी आ जाए तो भी
हार मानने की कोई बात नहीं है। और अगर आपके ऐसे दिन आ जाएं कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों की संग में रहें, तो भी कॉमन मैन से जो आपका टच था, टच का मतलब होता है संपर्क, कॉन्टैक्ट, तो जो मूर्ख होते हैं वो अत्यधिक धनवान बनने के बाद गरीबों के संग अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले चाय बनाई है स्वयं ने, और फिर जो सीढ़ियां दर सीढ़ियां चढ़ करके वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, क्या ऐसे व्यक्ति कभी चाय बनाने वालों को भूल सकते हैं? ऐसे व्यक्ति नहीं भूल सकते, क्योंकि वो लोग सेल्फ मेड होते हैं, वो लोग सेल्फ स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो लोग, जिनको सफलताएं, आपको पता है कि सफलताएं जिन्हें विरासत में मिलती है, तो ऐसे लोग विषम परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं। मैं समझाना चाहता हूं आपको, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, क्राउड का मतलब होता है बच्चों कॉमन मैन, आम आदमी। अगर आप आम आदमी से बात कर सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर आम आदमी के संग उठने बैठने में आपको शर्म नहीं आती है, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो भी तो मनुष्य है, तो आम आदमी के संग अगर आप बात कर सकते हैं, एंड कीप योर वर्च्यू, और आम आदमी के साथ बतियाते हुए भी यू कैन मेंटेन योर वर्च्यूज, यू कैन मेंटेन योर गुड क्वालिटीज। इफ यू आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग योर गुड क्वालिटीज डेस्पाइट लिव इन द कंपनी ऑफ कॉमन मैन, आम आदमी की मंडली में, आम आदमी की संगत में रहते हुए भी अगर आप अपने सद्गुणों को बनाए रखने में समर्थ हैं, धीरे ही बोल रहा हूं ना, मेरे पास फोन आते हैं कि सर आप थोड़ा धीरे बोला करो, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे धीरे कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि मैं एक कविता पढ़ाने में 3 दिन लेता हूँ, जबकि एक कविता पढ़ाने में 3 दिन नहीं लगने चाहिए, 1 दिन में भी समाप्त हो सकती है। मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, चीज़ों को ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बच्चों थोड़ा सा अपने आप को भी परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए मेरे अनुसार, है ना। तो इफ़ यू कैन टॉक विद, यहाँ बच्चों एक विशेष बात यह है कि टॉक के बाद मैंने आज तक विद नहीं देखा, टॉक टू होता है। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, टॉक विद गलत होता है, टॉक टू सही होता है। फिर ये कविता है, रडियार्ड किपलिंग को इंग्लिश नहीं आती क्या? इन्हें तो इंग्लिश आती है, परंतु मैंने कहा था बच्चों कवियों को तो विशेषाधिकार होते हैं, वो तो कई बार तुक सेट करने के लिए, अपना राइम स्कीम सेट करने के लिए कई ऐसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, है ना। तो इफ यू कैन टॉक विद, या इफ यू कैन टॉक टू कॉमन मैन एंड कीप योर वर्च्यू, अगर आप आम आदमी से बतियाते हुए भी अपने सद्गुणों को बनाए रख सकते हैं, और वॉक विद किंग्स, राजाओं के साथ चलते हैं आप। भगवान आपको पता है जब वक्त करवट बदलता है, when time turns its side, when time turns its side, जब समय करवट बदलता है और आपके अच्छे दिन आ जाते हैं और आप राजाओं के साथ, राजे महाराजे, तो राजे महाराजाओं के साथ आप क्या करते हो, किंगली पीपल, जो राजसी लोग हैं, रॉयल पर्सन्स हैं, उनके साथ आप उठ बैठ करते हैं, नॉर लॉस द कॉमन टच। लेकिन फिर भी आप कॉमन व्यक्ति के साथ जो आपका टच था, लेकिन फिर भी जो कॉमन मैन के साथ या आम आदमी के साथ आपका जो संपर्क था, उसे आप नहीं खोते हैं। तो समझ लो कि आप एक अच्छे, सच्चे, नेक और आदर्श पुरुष हैं, पूर्ण पुरुष हैं। इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, ये लाइन तो बच्चों जिंदगी में याद ही रख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन करने लायक। नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है बहुत अच्छे से, नाइदर नॉर का मतलब न तो नहीं, समझ गए। एक ऐसा आदमी जो जिसे न तो दोस्त और न दुश्मन कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, न तो दोस्त कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, न दुश्मन कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, का मतलब क्या हुआ। इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स, न तो दुश्मन और न आपके जिगरी दोस्त, कैन हर्ट यू, आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आप सुख और दुख के ऊपर उठ जाते हैं, आप द्वंद्वातीत हो जाते हैं, यू बिकम स्टोइक, यू बिकम स्टोइक। ये शब्द बच्चों STOIC, स्टोइक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति who is not affected, who is affected neither by happiness nor by sorrow, एक ऐसा व्यक्ति जो खुशी या गम के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को आप अंग्रेजी में स्टोइक, हिंदी में कहते हैं बच्चों आप इसे द्वंद्वातीत। क्या बोलते हैं इसे? ये देखो ये शब्द है, अगर आप द्वंद्वातीत हो जाते हैं तो दोस्तों या दुश्मनों के द्वारा आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। यू कांट बी हर्ट नाइदर बाय योर फोज, फो यानी दुश्मन होता है, और फ्रेंड यानी क्या होता है, फ्रेंड यानी सभी जानते हैं दोस्त होता है, एनिमी भी कहते हैं बच्चों, FOE, फो यानी होता है एनिमी, लिखना एनिमी, एनिमी, बात समझ में आ रही है? ओके, तो देखना, इफ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स, लविंग फ्रेंड, फ्रेंड के पहले जो लविंग शब्द आया है बच्चों, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये विशेषण का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है डार्लिंग फ्रेंड्स,
प्रिय मित्र आपके, न तो आपके प्रिय मित्र, न तो आपके प्रिय मित्र और न आपके कटु शत्रु जो है आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इफ ऑल मैन काउंट विद यू, इफ ऑल मैन आर रिस्पेक्टेड बाय यू, इफ ऑल मैन आर काउंटेड बाय, इफ ऑल मैन आर गिवन इंपॉर्टेंस बाय यू, आप सभी लोगों का सम्मान करते हैं परंतु सभी को समान सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं कि ये आ गया तो कोई बहुत बड़ी तोप आ गई, तोप आए, पटाखा है, अपने क्या फर्क पड़ने वाला है, अपनी दृष्टि में तो सब समान है, और अगर नहीं है तो सबको समान होना चाहिए, आपको ऐसा बनना चाहिए। देखो इसमें क्या लिखा है, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दृष्टि में सभी लोग सम्मान के पात्र हैं परंतु किसी को आप बेहद महत्व नहीं देते हैं। टू मच का मतलब होता है आवश्यकता से भी ज्यादा, हद से भी ज्यादा आप किसी को महत्व न दिया कीजिए, हद से भी ज्यादा आप किसी को महत्व न दिया कीजिए। तो यहाँ बच्चों ये समझाया गया कि बट नन टू मच, टू का मतलब होता हद से भी ज्यादा। तो आप सभी लोगों का सम्मान करते हैं परंतु किसी का हद से ज्यादा नहीं करते हैं, किसी को आवश्यकता से ज्यादा महत्व नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आवश्यकता से अधिक महत्व देने का मतलब जानते हो आप क्या होता है? आवश्यकता से अधिक महत्व देने का मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आपका मोह दर्शाता है। और थोड़ी देर पहले कह चुका हूं बच्चों, इस मेल के ही मोह से जाता बिगड़ सब खेल है। संसार में सब दुखों का जो मूल कारण वो मोह तो है, मोह है, मोह या जो ममता है वही तो संसार में सभी दुखों का कारण है। इसलिए बच्चों आपको निर्मोही बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? आपको संसार के प्रति कोई मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो शेक्सपियर बार बार कहता है कि हम क्या हैं, ये सारी दुनिया एक रंगमंच है, पोडियम है, एंड व्हाट वी आर ऑल एक्टर्स, हम सारे अभिनेता हैं। तो कुछ देर का अभिनय चलेगा, अपने घंटे 3 घंटे की फिल्म है, उसके बाद फिल्म को समाप्त हो जाना है। इसलिए संसार को सच्चा न समझा जाए, संसार सच्चा नहीं है, ये क्या है? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आगे बढ़े, ओके। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर आपके द्वारा सभी लोगों को इज्जत बख्शी जाती है मगर किसी को आवश्यकता से ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट्स, ये लाइन लिखने लायक है। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब ये होता है, आप जानते हो अनफॉरगिविंग मिनट्स का मतलब होता है लिखना क्षमाशील समय। मिनट्स का मतलब समय या क्षण। ये जो समय होता है ना बच्चों, ये किसी को क्षमा नहीं करता है, ये अनफॉरगिविंग है। समय जो है सब किसी के ऊपर जुल्म भी नहीं करता है और किसी को क्षमा भी नहीं करता है। मेरा मतलब ये है कि जिस दिन जिसका समय आ गया उसे जाना ही पड़ेगा। मैं आज चला तुम आओ जी, कल परसों सब संगी साथी, और दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। ये बच्चन ने लिखा है, ठीक है। कुछ ने आया काम तेरा शोर मचाना, शोर करना गुल मचाना। तो जिस दिन जिसको जाना होता है उसे जाना ही होता है। इसलिए समय को क्या कहा गया है? समय को एक क्षमाशील कहा गया है। अगर आप एक क्षमाशील समय में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर आर 60 सेकंड्स इन ए मिनट। अगर आप 60 अगर 1 मिनट के 60 सेकंडों में से हर सेकंड का पूरा अकाउंट दे सकते हैं, पूरा ब्यौरा दे सकते हैं, पूरा हिसाब दे सकते हैं, तो ये आप सच्चे आदमी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, टाइम शुड बी टेकन टू मच सीरियस। समय को बेहद गंभीर लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो समय को गंभीर नहीं लेता, समय जो है उसको साइड में लगा देता है। जो लोग समय का महत्व नहीं समझते वो समय के रथ के पहिए के नीचे कुचल दिए जाते हैं। जो लोग समय का महत्व समझते हैं वो समय के रथ को हाँकते हैं। ऐसा मैंने पहले भी कहा है, तो दोबारा सुनना। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अगर आप एक क्षमाशील समय के एक एक मिनट को जो है पूर्ण कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं विद 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और अगर आप हर 60 सेकंड का हिसाब दे सकते हैं, अगर आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, इफ यू डोंट वेस्ट इवन ए सेकेंड, अगर आप 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं, वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब, वर्थ यानी क्या होता है? वर्थ का मतलब कीमत होता है। तो वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन का मतलब होता है बच्चों, मतलब जैसे डिस्टेंस यानी दूरी होता है, और रन का मतलब होता है कालांतर, ठीक है। कालांतर इसका मीनिंग है। तो आपको बताना पड़ेगा वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, इसका मतलब जो है जो सुदूर यानी जो दूरस्थ काल है, उस दूरस्थ काल की कीमत वाले अगर प्रत्येक मिनट में जो 60 सेकंड हैं उनमें से एक सेकंड का हिसाब देने में आप सक्षम हैं। कहने का भावार्थ बच्चों इन पंक्तियों का सिर्फ इतना सा है, वन मस्ट नॉट वेस्ट इवन ए सेकेंड ऑफ वंस लाइफ। एक आदमी को अपने जीवन का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। केवल इस कविता का इन पंक्तियों का यही सारांश है। आगे दिया गया है बच्चों, ध्यान सुनना।
योर्स इज द अर्थ। अगर आपने ऐसा कर लिया है कि आप एक एक मिनट का हिसाब देने में सक्षम है, अगर आपने, देखो बच्चों यहाँ बताया गया, अगर आपने ऐसा कर लिया है कि आप राजाओं के, आप जो है आम आदमी के साथ भी रहते हैं और उसके बावजूद भी क्या करते हैं अपने वर्च्यूज को मेंटेन रखते हैं, आप राजा लोगों के साथ रहते हैं फिर भी जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसके साथ अपने संपर्क को बनाए रख सकते हैं। अगर न तो दुश्मन और नहीं दोस्त आपको अफेक्ट कर सकते हैं, अर्थात सुखों और दुखों से आप ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, अबाउट द नेरो डोमेस्टिक वॉल्स, टैगोर के शब्दों में कि जो नेरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो संकीर्ण घरेलू दीवारें हैं, उनसे अगर आप ऊपर उठ जाते हैं, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स, अगर आप जो है अगर आप सभी लोगों को इज्जत देते हैं पर किसी को आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं देते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, हाँ तो बच्चों सुन रहे हैं आप, ये जो वर्थ है इसकी आई बच्चों, जब भी कोई वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी जरूर आता है। जैसे वर्थ रीडिंग का मतलब हो गया पठनीय, पढ़ने के लायक। वर्थ रीडिंग का मतलब क्या हो गया? पठनीय हो गया, पढ़ने के लायक। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट्स विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, अगर आप ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन की हर मिनट की एक एक सेकंड का अगर आप हिसाब देने में समर्थ हैं, तब क्या होगा? योर्स इज द अर्थ, ये संसार तुम्हारा है। योर्स इज द अर्थ का मतलब ये पूरा संसार तुम्हारा है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये संसार तुम्हारा है। दिनकर की एक कविता बच्चों रोटी और स्वाधीनता, जिसमें एक लाइन लिखी है उन्होंने, गौरव की भाषा सीख नहीं, भिखमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने की अब अंदाज बदल। स्वाधीन पुरुष की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या ये अंबर वाले सारे श्रृंगार मिल सकते हैं। दिनकर ने और भी विस्तृत रूप से कहा कि पृथ्वी क्यों, स्वर्ग भी तुम्हारा है। अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज, ये सारी वर्च्यूज अगर जो है आपने अपने जीवन में डेवलप कर लिए हैं, तो नॉट ओनली द अर्थ बट आई से इवन हेवन इज योर्स। न केवल पृथ्वी अपितु अंबर के सारे श्रृंगार यानी ये स्वर्ग भी तुम्हारा है। एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, और इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, सर्वस्व। सकल पदार्थ है जगमाए, कर्महीन नर पावत नहीं। अगर आप सच्चे कर्मवीर हैं, आप कर्महीन नहीं है, सच्चे कर्मवीर हैं, तो इस पृथ्वी, ये पृथ्वी तुम्हारी है, ये ग्लोब तुम्हारा है, तथा इस ग्लोब के ऊपर जितनी भी ग्लोबल थिंग्स है, जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो सब तुम्हारी है। एंड विच इज मोर, और इन सबसे बढ़कर। एंड विच इज मोर का मतलब होता है और अबव ऑल का मतलब होता है और इन सबसे बढ़कर। यू विल बी ए मैन माई सन, मेरे पुत्र तुम एक मनुष्य बनोगे। मैन का एम बड़ा क्यों आया है? यू शैल बी ए परफेक्ट मैन माई सन। कवि पाठक को अपना पुत्र कहता हुआ, कवि पाठक को पुत्र के रूप में संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे पुत्र, अगर ये सारे गुण, ये सारे वर्च्यूज, ये गुड क्वालिटीज जो मैंने तुमको एडवाइस की है, अगर ये सब तुमने अपने जीवन में अपना ली है, अगर ये सब तुमने अपने जीवन में अपना ली है, तो बच्चों ये संसार तुम्हारा है। द वर्ल्ड इज योर्स एंड ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, ये संसार तुम्हारा है तथा इस संसार में पाई जाने वाली सभी चीजें तुम्हारी है। और सुनो, इतना ही नहीं, एंड इवन मोर एंड अबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर के, यू शैल बिकम ए परफेक्ट, एन आइडियल एंड ए गुड मैन। आप एक परफेक्ट आदमी बनेंगे, आप एक आदर्श आदमी बनेंगे, आप एक अच्छे और नेक आदमी बनेंगे, जेंटलमैन कहलाएंगे आप, अगर ये सारे गुण जो है आपने अपना लिए हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा
कि कविता आपकी अच्छे से खत्म हो गई है और इस कविता के बाद में आगे बच्चों हम पाठ पढ़ाएंगे जो लिटरेरी टर्म्स है, इनके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो पेज नंबर 88 के ऊपर लिखे लिटरेरी टर्म्स, साहित्यिक शब्द होते हैं बच्चों। हिंदी में अपने अलंकार वगैरह पाए जाते हैं, आप जानते हैं। ये जो वर्ष शब्द लिखा हुआ वर्ष, तो वर्ष का मतलब बच्चों छंद होता है। और इसमें देखो कंपोजिशन रिटन इन मीटर, कंपोजिशंस रिटन इन मीटर आर नॉन एज वर्ष। छंद में लिखी हुई रचना को ही श्लोक कहते हैं या बंध कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसको बंध, कविता का बंध, स्टेंजा, है ना। स्टेंजा थोड़ा बड़ा होता है। तो वर्ष का मतलब बच्चों जो लाइन लिखी जाए और वो किस में लिखी जाए, किसी छंद विशेष में लिखी जाए। हिंदी में बच्चों कई बार आप देखते हैं, प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे अवगुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो बच्चों इस पूरी लाइन के अंदर एक छंद चल रहा है कुल मिलाकर के। एक छंद है जिसकी मात्राएं निश्चित रूप से होती है। तो ये हरि गीति का छंद की पंक्ति है। उसी तरीके से रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बीता थी, आंखों को थी सजद रखती उन्मदा थी दिखाती, शोभा वाली जलद वपु की हो रही चात की थी, मंदाक्रांता छंद है। अंग्रेजी में बच्चों मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित और ये जितने छंद बता रहा हूँ उतने नहीं होते हैं, उतना आपको सीखना नहीं है। आपको केवल छंद की परिभाषा जाननी है कि क्या होता है। एक ऐसी रचना जो मीटर में लिखी जाती है, मीटर की स्पेलिंग अच्छे से देखो आप, ये जो मीटर शब्द है इसका मीनिंग छंद होता है। छंद में लिखी हुई रचना को बच्चों आप क्या बोलते हैं, वर्ष कहते हैं। बात यह कि छंद क्या होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स, उच्चरित तथा अनुच्चरित स्वर ध्वनियों का एक सुनिश्चित व्यवस्थापन, एक सुनिश्चित क्रम जो होता है उसे मीटर कहते हैं। फिक्शन आगे लिखा है बच्चों। फिक्शन का मतलब आप एक उपन्यास से ले सकते हैं। हिंदी में जिसे आप उपन्यास कहते हैं, अंग्रेजी में उसे फिक्शन कहा जाता है। कभी कभी जो छोटी कहानियां, छोटा कथा साहित्य है वो भी फिक्शन में आता है। फिक्शन इज एनी नरेटिव, फिक्शन तो कोई भी वृत्तांत या कोई भी रचना होती है विच इज फेन्ड रादर देन फैक्चुअल, जिसमें फैक्ट यानी असलियत कम होती है, कल्पना ज्यादा होती है। उपन्यास के अंदर वास्तविकता कम तथा वास्तविकता नहीं होती, अपितु उसमें पूरी पूरी कल्पना होती है। सारे प्रसंग जो है काल्पनिक होते हैं, सारी घटनाएं काल्पनिक होती है। और अगर किसी के जीवन से वो घटनाएं मिल भी जाती है तो उसे महज संयोग समझा जाए, है ना। इन ए मोस्ट प्रेजेंट डे, यानी आजकल क्या है, डिस्कस इन मोस्ट प्रेजेंट डे डिस्कशंस हाउएवर द टर्म फिक्शन इज अप्लाइड प्राइमरीली टू द नॉवल। आजकल जो है हम फिक्शन शब्द का मतलब केवल उपन्यास से लगाते हैं। एंड द शॉर्ट स्टोरी, ज्यादा करो तो छोटी कहानियां, जैसे प्रेमचंद ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने ईदगाह, है ना, बडेगर की बेटी, ये सब क्या है, शॉर्ट स्टोरीज है। एंड इज समटाइम्स यूज सिंपली एज ए सिनोनिम फॉर द नॉवल, और कभी कभी तो इसको नॉवल की पर्यायवाची शब्द के रूप में ही पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, एक बच गया मेटाफर, शिमिली, है ना, और क्या कहते हैं एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया, ड्रामा, लिरिक, ऐसे ये 9 लिटरेरी टर्म्स हैं, बहुत आसान हैं। एक एक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज की बात बच्चों यही समाप्त, अगली बात अगली क्लास में। नमस्कार।